हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संतुलित आहार। इससे पिछले वीडियो में हमने विभिन्न पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था कि ये पोषक तत्व हमें किन किन चीज़ों को खाने से, किन किन चीज़ों का उपयोग करने से हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे संतुलित आहार की, यानी जो पूरे दिन में हम खाते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आहार या भोजन। और भोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारे शरीर की वृद्धि और हमारा स्वास्थ्य सही रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, आहार खाते हैं या खाना खाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो भोजन हम खाते हैं क्या वो भोजन संतुलित आहार के रूप में है? तो संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम, उसके अंदर सभी पोषक तत्व उचित मात्रा के अंदर उपस्थित होते हैं और उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश यानी रेशे, खाद्य रेशे और जल भी उपस्थित हो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सब की उपस्थिति के साथ साथ उसके अंदर खाद्य रेशे और जल भी होता है। इस भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। अब संतुलित आहार, तो क्या जो संतुलित आहार एक बच्चा खाता है या एक वृद्ध व्यक्ति खाता है या एक वयस्क व्यक्ति खाता है, क्या सभी का आहार एक जैसा होता है? या एक ऑफिसर खाएगा और एक मजदूर व्यक्ति खाएगा, क्या उनका खाना भी एक जैसा होता है? वो समान तरह का भोजन अगर दोनों को खिलाया जाए तो वो क्या एक सही होगा? तो ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी आयु के अनुसार, हमारे काम के अनुसार, हमारे प्रोफेशन के अनुसार भी भोजन की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति ऑफिस में बैठ के काम करता है उसे कम कैलोरी के भोजन की आवश्यकता होगी। इसी की जस्ट विपरीत जो व्यक्ति मजदूरी करता है, खेती में काम कर रहा है, उसे ज़्यादा एनर्जी वाले फूड की आवश्यकता होगी क्योंकि वो ज़्यादा हार्डवर्क करता है। इसी के साथ साथ अलग अलग व्यक्ति के, प्रत्येक आयु के वर्ग लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं, एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप एक सप्ताह के अंदर जो भी खाते हैं उसे लिखिए, ताकि उससे हमें पता चलेगा कि हम जो जो चीज़ खाते हैं उससे क्या हमारी पूरी भोजन की पूर्ति हो जाती है, या उससे हमें जो भोजन हम कर रहे हैं उससे हमें क्या सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं या नहीं। जैसे अपन दाल, सब्जी और ये खाते हैं तो उसमें दालों में मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित मूंग, बीज, चने इत्यादि ये सब चीज़ें जो हम खाते हैं, क्या उनसे सभी पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है? पोषक तत्व तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, खाद्य रेशे और जल। तो जो हम चार्ट बनाएंगे उससे हमें पता चलना चाहिए कि क्या हमें वो सब चीज़ें प्राप्त हो गई है। कुछ जने इडली सांभर यानी किण्वित भोजन खाते हैं, जैसे साउथ इंडियन में खाते हैं, इडली डोसा वगैरह खाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, खमीर उठा के खाते हैं। मिस्सी रोटी, गुजरात में जाएं तो मिस्सी रोटी, थेपला इत्यादि बना खाते हैं। जो अलग अलग जगह का है तो हम अलग अलग व्यक्ति जो जहाँ का बनाएगा तो वो उस अकॉर्डिंग बना सकता है। तो हमें पता चलेगा कि जो हमने खाया उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है या नहीं। अगर हम एक सिंपल सी सारणी बनाएं तो उसमें अगर हम दालें, अंकुरित अनाज, इडली डोसा, मिस्सी रोटी या ये सब चीज़ें भी, उसके साथ साथ केला, पालक, सत्तू, गुड़ आदि भी अगर हम यूज़ करते हैं तो ये सभी भोजन जो हैं वो हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति कम खर्चे के अंदर भी संतुलित आहार पा सकता है। ये कहना कि संतुलित आहार किसी को लेना है तो खूब पैसा खर्च करना पड़ेगा कि नहीं, दूध, दही, प्रोटीन, पनीर या फ्रूट्स खाएंगे तो ही हमें, या ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, मेवे खाएंगे तो ही हमें संतुलित आहार मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम कम खर्चे के अंदर भी पोषक तत्व पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इसी प्रकार से केवल अगर हम ये कहें कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाना ही, या क्योंकि खाना खाने से तो ऊर्जा मिलती है, भोजन मिलता है आपको, लेकिन उसके साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो खाना हम पका रहे हैं उससे भी, आपने भोजन तो अपने
रॉ मटेरियल्स, कच्ची सामग्री तो ली कि जिसमें सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन उनको पकाते समय हमने उनके पोषक तत्वों को नष्ट कर दिया। किस प्रकार से? जैसे अगर जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनका अगर हम छिलका उतार कर और फिर उनको धोते हैं तो उससे क्या होता है, उनके विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों का जो छिलका होता है उसके अंदर विभिन्न महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। अगर हम उन्हें छीलने के बाद धोते हैं तो सारे उनके जो विटामिन्स और खनिज लवण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चावल या दानों को कई जने कहते हैं खूब रगड़ रगड़ के बहुत बार धोना चाहिए, तो उससे क्या होता है, उनके अंदर भी जो उपस्थित विटामिन होते हैं, कुछ खनिज लवण होते हैं, वो उनसे अलग हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा बार की जगह 2-3 बार अच्छे से रगड़ के धो देना चाहिए ताकि उनके ऊपर की गंदगी हट जाए, लेकिन साथ साथ उनके विटामिन और खनिज लवण नष्ट नहीं हों। इसके साथ ही हमें पता है कि जब हम खाना पकाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं कि कच्चा खाने की जगह भोजन पका के खाना चाहिए। जैसे दाल चावल है तो हमको पका के खाने चाहिए, कच्चे नहीं खाने चाहिए। कच्चे खाएंगे तो पेट दुखने लगता है और पका के खाने से क्या होता है, हमें आसानी से पच जाता है। लेकिन हम पकाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम खाना पका रहे हैं तो उसके अंदर जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी डालना चाहिए, अधिक जल नहीं डालना चाहिए। क्योंकि आपने अधिक जल डाला तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा जल को क्या करोगे आप, या तो उपयोग करने के बाद उसे फेंक देंगे, तो उस पानी के अंदर उस जो पदार्थ जिसके अंदर आपने जो भोजन उबाला है उसके लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण आ जाते हैं उस पानी में, और उस पानी को आपने फेंक दिया तो क्या हो गया, खनिज लवण तो चले गए, फिर आपके पास क्या बचा, पोषक तत्व तो बचे ही नहीं। इससे तो अगर आपने किसी चीज़ को उबाला है, जैसे दालों को उबाला है, राजमा को उबाला है, तो आप उसके पानी को फेंकने की जगह क्या कर सकते हैं, आटा इत्यादि लगाने में काम ले सकते हैं, गूंदने में काम ले सकते हैं, जिससे कि वो पोषक तत्व नष्ट नहीं हो। या आवश्यकता हो उतना ही पानी डालें, एक्स्ट्रा पानी डाल के नहीं उबालें, जिससे कि प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि नहीं हो। फिर हमें पता है कि अगर हम, कई जन होते हैं कि भोजन को खूब पकाए जा रहे हैं, तो अगर ज़्यादा गर्मी के अंदर अगर हम पकाते हैं तो विटामिन सी ज़्यादा गर्मी से क्या होता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी भोजन को जिसके अंदर विटामिन सी उपलब्ध हो ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें अपने भोजन के अंदर फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए, उन्हें सलाद के रूप में खाना चाहिए ताकि हमें अधिक पोषक तत्व प्राप्त हो सके। अब कई बच्चे सोचते हैं कि फैट चिकनाई के अंदर होता है, तेल घी के अंदर होता है, तो क्या करते हैं कि खूब सारे ड्राई फ्रूट्स खा लिए या समोसा कचौरी और ये खा लिया, तो जिससे कि हमें खूब सारा क्या मिल जाएगा, फैट मिलेगा और खूब सारी ऊर्जा मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा खाया, जैसे आपने एक कटोरी मलाई खा ली, समोसा खा लिया, रबड़ी खा ली, पेड़ा खा लिया, चॉकलेट्स खा ली, तो क्या होगा, इससे फैट ही फैट आपकी बॉडी के अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट चला जाएगा, तो क्या होगा, हमें मोटापा हो सकता है, हम मोटे हो सकते हैं। इसलिए अधिक चीज़ भी, किसी भी चीज़ का अधिक सेवन भी हमारे लिए नुकसानदेह है, और हमारे भोजन के अंदर किसी चीज़ की कमी भी क्या करती है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकती है। अगर हमारे भोजन के अंदर वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या हम फिर ज़्यादा नहीं कम खाना चाहिए, तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर हम कम खाएंगे तो भी हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब इसके बाद आता है अभावजन्य रोग। अभावजन्य यानी जो हमारा हम भोजन खा रहे हैं उसके अंदर अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। इन रोगों को, जो कि किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अभावजन्य। अर्थात वो रोग जो लंबे समय तक भोजन के अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं, उन्हें हम अभावजन्य रोग
कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने भोजन के अंदर पर्याप्त रूप से प्रोटीन नहीं लेता है, प्रोटीन नहीं खाता है, जैसे दूध पनीर नहीं लिया, दालें नहीं खाता है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति की वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन आने लगेगी, बालों का रंग उड़ने लगेगा, त्वचा संबंधी बीमारियां, खुजली, त्वचा के ऊपर चकत्ते बनना, पैचिश आदि रोग हो सकते हैं। फिर इसी के बाद अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के भोजन से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, यानी वो लंबे समय तक उन चीज़ों का यूज़ नहीं करें, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि उसको चलने में भी दिक्कत आने लगेगी। अपन ने देखा है ना, कई जने बहुत दुबले पतले होते हैं, जरा सा भी चलने को कहो तो उनसे चला नहीं जाता, थक के बैठ जाते हैं। तो वो किस लिए? क्योंकि उनके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, वो नहीं खाते हैं। जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? दालें, दूध, हरी सब्जियों से। कार्बोहाइड्रेट अनाज और गेहूँ, चावल इत्यादि से। अगर वो आप नहीं खाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमें बहुत वीकनेस और बहुत कमजोरी आ जाएगी। फिर इसके बाद आता है विटामिन और खनिज लवणों से। तो विटामिन और खनिज लवणों से क्योंकि हमें ये अल्प मात्रा में, कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इनकी कमी से हमें विभिन्न प्रकार के रोग या विकृतियां भी हो सकती हैं, जिन्हें अपन नीचे सारणी के अंदर देखेंगे। तो इस लेसन के अंदर हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें विभिन्न प्रकार के विटामिन और इनसे भी हमें किस प्रकार से रोग होते हैं। जैसे अगर विटामिन ए की कमी हमें हो जाएगी तो उससे हमें क्या होती है? क्षीणता या दृष्टिहीनता, आँखों की कमजोरी हो जाती है, हमें दिखाई देना कम हो जाता है। जैसे कि अगर आँखों की कमजोरी तो हो ही गई, साथ साथ अगर रात में अंधेरा है तो अंधेरे में भी हमें कम दिखाई देने लगेगा। कभी कभी अगर विटामिन ए की कमी ज़्यादा हो जाती है तो हम अंधे हो सकते हैं, पूरी तरह से हमें दिखाई देना बंद हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर विटामिन B1 की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमें बेरी नामक रोग हो जाता है, जिसमें शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है और काम करने की शक्ति हमारे में बहुत कम हो जाती है, हमें कोई भी काम हम आसानी से नहीं कर सकते। विटामिन सी, अगर विटामिन सी की हमारे शरीर के अंदर कमी होती है तो हमें स्कर्वी नामक रोग हो सकता है, जिससे हमारे मुंह के मसूड़ों के अंदर खून निकलने लगता है। कहीं भी चोट लगती है तो उस चोट को भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपने देखो ना, किसी बच्चे को तो चोट लगती है तो फट से 2 दिन में उसकी चोट ठीक हो जाती है, लेकिन किसी बच्चे के जरा सी भी चोट लगी तो उसको ठीक होने में भी 10-15 दिन लग जाते हैं। इट मीन्स उसके शरीर के अंदर किसकी कमी है? विटामिन सी की। फिर आते हैं हम विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे शरीर की जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, वो मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। छोटे बच्चों के पाँव देखे होंगे कि धनुषाकार होने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं, इसलिए उन्हें विटामिन डी देना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आती है कैल्शियम। अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है तो हमारी हड्डियां और दांत दोनों खराब होने लगते हैं, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, दांतों के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिसे हम दंत क्षय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं खनिज लवण की बात करें हम, तो खनिज लवण के अंदर आयोडीन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आयोडीन हमारे शरीर के अंदर कम होने लगता है तो हमें घेंघा या गॉइटर नामक रोग हो जाता है, जिससे हमारे गर्दन में जो थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल जाती है और बच्चों के अंदर मानसिक विकलांगता, यानी मानसिक रूप से वो कमज़ोर होने लगते हैं। अपन कहते हैं ना, मंद बुद्धि है बच्चा, तो वो किसकी कमी के कारण? आयोडीन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। फिर इसी के साथ साथ अगर हमारे भोजन के अंदर लोह तत्वों की, लोहे की, आप कहोगे हम लोहा खाएंगे, लोहा खाने की बात नहीं होती। लोहा हमारे जो भोज्य पदार्थों के अंदर, जैसे लोहा, आयरन और पालक,
इनके अंदर सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है ना। अगर हम ये सब चीज़ें खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर लोहे की कमी नहीं होगी, और अगर लोहे की कमी हो गई हमारे शरीर के अंदर तो हमें अरक्तता यानी एनीमिया, शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होने लगती है, और उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए हमें लोहे से संबंधित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाना पड़ता है। इससे हमें क्या पता चला, विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं हमें उन्हें संतुलित मात्रा के अंदर लेना चाहिए, और हमें हर पोषक पदार्थों को खाना चाहिए, जिससे कि हमें विभिन्न प्रकार के रोग नहीं हैं। रोगों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोषक पदार्थों युक्त भोजन को ग्रहण करना पड़ेगा। थैंक यू।